डियर स्टूडेंट, कल हमने या पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अणुसंख्या गुणधर्मों के असामान्य मान। और असामान्य मान क्या होते हैं? जब विलय के अणुओं का संयोजन या वियोजन होता है तो विलयन में विलय के कणों की संख्या का मान परिवर्तित हो जाता है और संख्या का मान परिवर्तित होने से अणुसंख्या गुणधर्मों के भी मान सामान्य मानों से अलग प्राप्त होते हैं। उन्हीं मानों को अपन क्या बोलते हैं? असामान्य या प्रेक्षित मान। और वहीं से एक फैक्टर अपने गुणांक के काम में आया था, वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक क्या होता है? प्रेक्षित मान, अणुसंख्या गुणधर्मों के प्रेक्षित मान और सामान्य मानों का अनुपात। अणुसंख्या गुणधर्मों के प्रेक्षित मान और सामान्य मानों का अनुपात। अब अपन क्या करेंगे? वांट हाफ गुणांक ज्ञात कैसे किया जाता है? आज हमारा जो टॉपिक है वो वांट हाफ गुणांक पर ही है। वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक वियोजन होने पर कैसे ज्ञात किया जाएगा और संयोजन होने पर कैसे ज्ञात किया जाएगा, यही चीज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले तो अपन देखते हैं वियोजन, कि कोई विलय है जो वियोजित होता है विलयन में तो उसकी कणों की संख्या बढ़ेगी। वियोजित होता है तो कणों की संख्या बढ़ेगी, तो वियोजन की मात्रा से ये निर्भर करता है। तो उसके लिए अपन वांट हाफ गुणांक का क्या फॉर्मूला बनाते हैं? पहला है हमारा टॉपिक वांट हाफ गुणांक को वियोजन की मात्रा के पदों में ज्ञात करना। वांट हाफ गुणांक को वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा याद है ना, अल्फा। वियोजन की मात्रा के पदों में ज्ञात करना। ठीक है भाई, मान लीजिए कोई ये ए विलय है जिसका मैंने t बराबर 0 पर 1 मोल लिया। ठीक है, t बराबर 0 पर क्या लिया? इसका 1 मोल लिया। लेकिन ये वियोजित हो गया NB अणुओं में। अब ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, n बराबर 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है n बराबर। ठीक है भाई, प्रारंभ में 1 मोल है, इसके 0। साम्य पर इसकी अल्फा मात्रा वियोजित हो गई। अल्फा मात्रा क्या हुई है? वियोजित। तो 1 माइनस अल्फा। अब इसकी 1 में से अल्फा मात्रा वियोजित हो गई तो ये कितने बन गए? n अल्फा। ये कितने बन जाएंगे आपके? n अल्फा। n नंबर ऑफ मोल मान सकते हो, अणुओं की संख्या मान सकते हो। तो अब देखो यहां पर सैद्धांतिक वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू अगर मैं कणों की संख्या की लूं तो वो क्या आएगा? 1 मोल। वो क्या आएगी? 1 मोल नंबर ऑफ ए। और अगर मैं प्रेक्षित मान लूं तो वो क्या आएगा? साम्य पर तो देखो, विलय के कणों का सैद्धांतिक मान या सामान्य मान क्या है? 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा है, ये तो आपको पता ही है। और विलय के कणों का प्रेक्षित मान, साम्य पे जब मैं प्रेक्षित करूंगा तो प्रेक्षित मान क्या होगा? देखो, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। यहां पर देखो दोनों में अल्फा है तो मैं कॉमन ले सकता हूं, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, ये आगे समझ में कैसा है? भाई दोनों अल्फा कॉमन ले लिया मैंने, प्लस अल्फा,
n बचेगा यहाँ और अल्फा का अल्फा में भाग दूंगा तो एक, तो n माइनस एक आ जाएगा, नहीं माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो प्रेक्ष हमको 1/2 गुणांक ज्ञात करना है। I बराबर क्या होता है, Na ऑब्जर्व अपॉन Na थ्योरेटिकल, प्रेक्षित कणों की संख्या अपॉन सैद्धांतिक। सैद्धांतिक तो यहाँ पर क्या है एक, और प्रेक्षित क्या है 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, और ये एक की कोई वो नहीं है, इसको हटा सकते हैं अपन। तो I बराबर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 गुणांक बराबर 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। अगर आपको किसी विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा दे दी जाए तो आप क्या कर सकते हो, 1/2 गुणांक ज्ञात कर सकते हो। मान लो 60% है, 70% है, जो भी है, वियोजन की मात्रा रखो, कितने अणुओं में टूट रहा है उसकी संख्या लिखो, इस सूत्र से ज्ञात हो जाएगा। मान लो आपको अल्फा ज्ञात करवाए हो, 1/2 गुणांक दे दे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको याद रखना है भाई, वो 1/2 गुणांक की वैल्यू दे दे, n की वैल्यू दे दे, अल्फा ज्ञात करवाए हमसे, तो अल्फा बराबर क्या होगा, देखो इसे एक को इधर लाऊंगा तो i माइनस 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, उसके बाद ये बटा में चला जाएगा n माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूले बन गए, दोनों याद रखें आपको। ठीक है ना, ये तो 1/2 गुणांक ज्ञात करना है जब अल्फा दिया हो। ये कब लगाओगे, जब आपको अल्फा वियोजन की मात्रा दी हो, और अगर आपको अल्फा नहीं दिया है, आई दिया है 1/2 गुणांक, तो ये फॉर्मूला लगा दो वियोजन की मात्रा ज्ञात करने की। वियोजन की स्थिति में अल्फा आई का मान 1/2 गुणांक का मान हमेशा 1 से अधिक प्राप्त होगा। देख लो 1 प्लस है, ये क्या है 1 प्लस, तो 1 से हमें क्या होगा, अधिक ही प्राप्त होगा। अब इसके बाद अगला देखते हैं अपन, संयोजन। ये याद रखना, वियोजन की स्थिति में I इज मोर देन 1, कब, संयोजन की स्थिति में। कुछ को समझ में नहीं आ रहा तो एक आधा एग्जांपल ले लो कि सर ये क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जैसे मान लो MgCl2 है, अब MgCl2 को आप जल में घोलोगे तो ये क्या होगा, Mg प्लस 2 आयन और 2Cl माइनस आयन में टूटेगा, इतना तो जानते हो ना आप। वियोजित हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। मान लो यहाँ तो इसका 1 मोल लिया, इस 1 मोल से मैग्नीशियम प्लस 2 का 1 मोल मिलेगा, लेकिन क्लोराइड आयनों के 2 मोल, तो टोटल मोल तो 2 प्लस 1 3 हो गए ना, तो ये n की वैल्यू आ गई 3, n की वैल्यू क्या आ गई 3। अब मान लो तुमको वो कह दे कि ये तो 60% वियोजित हुआ या ये 50% वियोजित हुआ, तो आप I ज्ञात कर सकते हो। I बराबर क्या होगा, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। आपके पास ये है अल्फा, वो देगा सवाल में आपको कि 50% है, 30% है, 10% है, कितनी है, जो भी है 50/100 कर लो, 50% है तो 50/100, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। हाँ भाई ये क्या हो जाएगा 1, इधर क्या आ जाएगा आपका 2, और 3 में से क्या 2 2 दूनी 4, ये करना सॉरी 1/2 होगा ना, ये 3 में से क्या 2/2, तो आपको ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 2 आ गई आई की वैल्यू। मैंने कहा था वियोजन होने पर आई का मान 1 से ज्यादा प्राप्त होगा, तो यहाँ पर आई का मान क्या प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ है अपन को। आया समझ में। वियोजन कहाँ होता है, जब विद्युत अपघट्यों को जल में घोलते हैं, जब विद्युत अपघट्यों को जल में घोला जाता है तो वियोजन होता है। और कुछ कार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका संगुणन होता है, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण वो संगुणित हो जाते हैं। ठीक है ना, अभी न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे और ज्यादा समझ में आ जाएगा, पर ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद रखने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप करते हैं संयोजन के पदों में,
संयोजन के पदों में। वियोजन के स्थान पे अब क्या लगा देंगे? संयोजन। वांट ऑफ गुणांक को संयोजन की मात्रा के पदों में ज्ञात करना। भाई मान लीजिए n अणु लिए, n मोल अणु लिए, पर वो संयोजित हो गए और an में बदल गए, मतलब एक में। n की वैल्यू यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल है 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। अब ये तो अणुओं की संख्या हो गई। t बराबर 0 पर इसकी मात्रा ली 1 मोल, ये क्या है? 0। ये क्या हो गया? 0। साम्य पर इसकी अल्फा मात्रा क्या हो गई? संयोजित, 1 माइनस अल्फा। अल्फा मात्रा क्या हुई है? संयोजित। अब अल्फा मात्रा इसकी संयोजित हुई है तो इसके अल्फा अपॉन n मात्रा बनेगी। संयोजन की मात्रा में n का ही क्या लग जाएगा? पार्ट, जितने अणु जुड़े हैं। तो वही चीज सैद्धांतिक मान तो क्या हो गया? अणुओं का सैद्धांतिक मान तो क्या है? 1 मोल, प्रारंभ में 1 मोल लिया। और आपका जो प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान वो क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा n। ठीक है, यहां पर अपन क्या कर सकते हैं? अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस अल्फा, ये आएगा 1 अपॉन n माइनस 1, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अब वांट ऑफ गुणांक बराबर क्या होता है? an ऑब्जर्व अपॉन an थ्योरेटिकल, मतलब एक ही प्रेक्षित मात्रा अपॉन सैद्धांतिक मात्रा। प्रेक्षित मात्रा कितनी आई आपकी? 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन n माइनस 1, और ये 1। इस 1 को रखने की कोई वैल्यू नहीं है। i बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस अल्फा 1 बटा n माइनस 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। यहां पर i का मान 1 से कम रहेगा। संयोजन की स्थिति में i इज ऑलवेज लेस देन 1। जब ये जुड़ेंगे तो वांट ऑफ गुणांक का मान 1 से क्या हो जाएगा? कम। सामान्य मान में i बराबर क्या होता है? 1। जुड़ने पर i का मान 1 से कम, वियोजित होने पर i का मान 1 से ज्यादा। अब देखो, अगर वो अल्फा पूछे तो अल्फा का फॉर्मूला बना लो। भाई i माइनस 1 इधर गया, अल्फा 1 अपॉन n माइनस 1। संयोजन की मात्रा पूछे तो i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये फॉर्मूला इसका बन गया। ठीक है भाई, आ गया समझ में? ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, संयोजन का भी और वियोजन का भी। ये आपको वांट ऑफ गुणांक ज्ञात करना हो गया। अब इसके 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। अपना चैप्टर ये खत्म हो गया लगभग।
क्वेश्चन बचे हैं, कुछ तो करा दिए। अभी इसके ऊपर बेस, संयोजन वियोजन के ऊपर बेस क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का किसी विलयन में 10% आयनन होता है, तो इसके लिए 1/2 गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखो भाई। पहला क्वेश्चन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का किसी विलयन में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का किसी विलयन में 10% आयनन होता है। 10% आयनन होता है। आयनन का मतलब क्या है? टूट रहा है, आयनन होता है अपने आयनों में। तो इसके लिए 1/2 गुणांक, तो इसके लिए 1/2 गुणांक का मान, आई का मान ज्ञात करो। 1/2 गुणांक आई का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई। देखो NH4OH, जल में घोलते हैं NH4OH को, विद्युत अपघट्य पदार्थ है। NH4 प्लस आयन और OH माइनस आयन, दो आयनों में टूटता है। तो N की वैल्यू तो क्या हो गई? 2 भाई, 1 मोल इसके और 1 मोल है इसके, तो N बराबर तो क्या हो गया? 2। अल्फा आपको दिया हुआ है 10%। नहीं ज्ञात कर सकते भाई, आयनन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। अभी अभी अपन ने फॉर्मूला बनाया था, क्या फॉर्मूला बनाया था? 1 प्लस अल्फा N माइनस 1, यही फॉर्मूला बना था अपना। आई 1 प्लस अल्फा का मान 10% है, मतलब 10/100। एन का मान 2 माइनस 1 प्लस ये तो क्या हो जाएगा? 1/10, ये इसको बोलेंगे 0.1, और यहाँ क्या आ जाएगा? ये होना, तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 1 प्लस 1 0.1, ये तो 0.1 ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये 1.1। लो साहब, ये आपका वो आ गई 1/2 गुणांक का मान। 1 से ज्यादा हो गया, 1.1 हो गया, सीधा सीधा उतार लीजिए। फिर अगला देखते हैं। आगे देखो, उतार लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन देखो, K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, K4FeCN6 का 80% वियोजन होता है। K4FeCN6 का 80% वियोजन होता है, वियोजन होता है। तो आई का मान ज्ञात करो। 1/2 गुणांक का मान ज्ञात करना है इसमें भी। तो पहले तो इसको तोड़ो। देखो ये कैसा यौगिक है? संकुल यौगिक है। संकुल यौगिक तोड़ने का तरीका अलग होता है। ये इसका धनायनिक पार्ट है, ये ऋणायनिक पार्ट है, तो धनायनिक पार्ट अलग और ऋणायनिक पार्ट अलग कर दो। ये तो 4K प्लस, और ये क्या आ जाएगा? ये पूरा एक संकुल जो भाग है वो पूरी एक इकाई के रूप में कार्य करेगा। ये हो जाएगा FeCN6 -4। भाई टोटल +4 चार्ज है, तो इधर क्या जाएगा? -4। धनावेश और ऋणावेश बराबर तो रहेंगे ना। अब देखो इसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी? n बराबर 4 प्लस ये पूरा 1 है, तो 5।
n की वैल्यू 5 आ गई, वही फॉर्मूला लगा दो, i बराबर 1 प्लस एल्फा n माइनस 1, i बराबर 1 प्लस एल्फा, एल्फा 80% है तो 80/100 कर दो, इधर क्या करो 5 माइनस 1, 1 0 से 1 0 कट गई है, ये आपके क्या हो गया 0.8, और इधर ये 4, तो 8 चौक 32, 1 प्लस 3.2 4.2, आई का मान कितना है 4.2। मतलब जितना ज्यादा आयनों में वियोजित होगा उतना ही ज्यादा वांट हाफ गुणांक का मान होगा, ठीक है ना। वियोजन की मात्रा 80% है, ज्यादा वियोजित हो रहा है, आयनों में ज्यादा बन रहे। अब देखो ये आई किसको चेंज करता है, अणुसंख्या गुणधर्म को। मान लो इसमें वो आपसे पराशर दाब पूछता है, या वो आपसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूछता है, या कुछ भी पूछता है, तो आप क्या करते, जो आपके सामान्य गुणधर्म है, सामान्य फॉर्मूला लगाया उसको आई से गुणा कर देते। जैसे यहाँ पे पाई पूछता तो मैं क्या कर देता, पाई बराबर आई गुणा सी एस टी, आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ आ गई, ये सांद्रता और वो दी हो, इसकी सांद्रता और दी हो तो मैं निकाल देता, एस की वैल्यू फिक्स होती है 0.0821, टेम्परेचर हो देता है, ठीक है ना। इस तरह से ये ज्ञात करना है। और देखो एक और क्वेश्चन देखो, एसिटिक अम्ल का 60% द्विलकीकरण हो जाता है तो आई का, ये संयोजन पर आधारित है। एसिटिक अम्ल का बताया था ना, दो अणु मिलकर एक अणु की तरह बिहेव करते हैं, दो अणु मिलकर एक अणु की तरह बिहेव करते हैं एसिटिक अम्ल के। तो क्वेश्चन है ये, CH3COH का, CH3COH का 60% द्विलकीकरण होता है, तो वांट हाफ गुणांक का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, वांट हाफ गुणांक का। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, वियोजन की मात्रा दे रखी है आपको, द्विलकीकरण हो रहा है, मतलब कि दो अणु, n का मान क्या हो गया 2, n बराबर तो हो गया आपका 2, अल्फा हो गया आपका 60%, फॉर्मूला लगा दो संयोजन वाला, I बराबर 1 प्लस एल्फा 1/n माइनस 1, यही फॉर्मूला बनाया था ना, एक अल्फा का मान 60/100, 1/n 1/2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ ही आएगा, इधर ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 प्लस 0.6 आ जाएगा, इनटू ये माइनस हाफ, माइनस हाफ का मतलब ये तो माइनस का 0.3 हो जाएगा, तो एक में से भी 0.3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.7, ये माइनस का हाफ है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से काटोगे तो 0.3 होगा, पर किसका, माइनस का, तो 1 माइनस 0.3 0.7। मैंने कहा था ना संयोजन होने पर आपका आई का मान, वांट हाफ गुणांक का मान 1 से कम हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है विलियन, ये आज समाप्त हो गया है, सारी थ्योरीज की समाप्त हो गई है, साथ के साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम इसकी लास्ट जो क्लास है इसमें इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ बुक के आपके क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से भी कराऊंगा, तो एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। कल से अपना अगला चैप्टर है 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, वो शुरू हो जाएगा, तो 5th चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। आज इसकी हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, वांट हाफ गुणांक के बारे में बताया था मैंने लास्ट क्लास में, आपको वांट हाफ गुणांक के बारे में बताया था कि वांट हाफ गुणांक क्या होता है। तो संयोजन या वियोजन की मात्रा के आधार पर वांट हाफ गुणांक का किस प्रकार से हम निर्धारण करते हैं। अब इसका अगला वो देखते हैं। एक और क्वेश्चन है Na2SO4, Na2SO4 है सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट के विलयन के लिए
विलयन के लिए आई का मान ज्ञात करो। आई क्या है? 1/2 गुना। आई का मान ज्ञात करो। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी कि आई के लिए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। सोडियम सल्फेट कैसा है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य तो इसका क्या होगा? वियोजन होगा। विद्युत अपघट्य तो इसका क्या होगा? वियोजन। तो इसके लिए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, I बराबर 1 प्लस एल्फा n-1। यही फॉर्मूला बताया था ना विद्युत अपघट्य के वियोजन के लिए, वियोजन की मात्रा के आधार पर। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर इस क्वेश्चन में तो हमें अल्फा तो दिया ही नहीं है, हम कैसे ज्ञात करेंगे अल्फा नहीं दिया? तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अल्फा 100% होता है। 100% का मतलब अल्फा का मान 1 रहेगा। अल्फा का मान क्या रख दोगे? 1। भाई परसेंट 100/100 क्या आ जाएगा? 1। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए ये अंडरस्टूड बात है, आपको सवाल में वो नहीं देगा, क्वेश्चन में वो नहीं देगा। तो अल्फा का मान आप ये देख लेना, जहां जिस क्वेश्चन में अल्फा की प्रतिशत मात्रा नहीं दी हुई है तो देख लेना कि आपका जो विद्युत अपघट्य है वो किस प्रकार का है? प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारों से मिलकर बने होते हैं। ये NaOH से मिलकर बना है, ये H2SO4 से मिलकर बना है, दोनों प्रबल से। तो अब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। N का मान आप ज्ञात कर ही दोगे। देखो Na2SO4 है, इसको अपन जल में घोलते हैं तो ये 2Na प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन में टूटता है। तो 2 तो धनायन और 1 ऋणायन। तो N का मान क्या हो गया? 2 + 1 3। N की वैल्यू आ गई तो I बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 1 3 - 1। कितना हो गया? 3 में से 2 गया, 2 1 2, 2 1 3। तो अब एक सीधा तरीका बता देता हूं। प्रबल विद्युत अपघट्य जिनके लिए अल्फा का मान 100% होता है, उनके लिए आई का मान उनके आयनों की संख्या के बराबर रहेगा। देखो 3 ही आयन टूटे और आई का मान 3 ही आया। तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो इसको कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा 1 होता है, इसलिए आई का मान आयनों की संख्या के बराबर होगा। आयनों की संख्या के बराबर होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो, बराबर होगा। चाहे फॉर्मूले में रख के निकाल लो, चाहे वैसे बना लो। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मिटा लेता हूं ये। अगली प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम सेकंड। K3PO4 K3PO4 के विलयन के लिए आई का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है K3PO4 के विलयन के लिए आई का मान ज्ञात करना है। तो ये भी क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य। अभी बताया था जितने आयनों में टूटेगा वही आई का मान हो जाएगा। फॉर्मूला प्रबल विद्युत अपघट्य है तो K3PO4 को तोड़ो भाई, 3K प्लस आयन PO4 -3 आयन, ये हो गया आपका। अब यहां पर 3 और 1 4, n बराबर 4 है तो आई का मान भी क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा n-1, 4 ही आएगा, पता है अपन को शॉर्ट ट्रिक से। 3 और 1 4।
ये आई का मान आ गया। ठीक है भाई, अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा है, उसे सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, लिख लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। क्वेश्चन है K2SO4 के 25 मिलीग्राम को 25 मिलीग्राम को 2 लीटर विलियन में घोला गया। 2 लीटर विलियन में घोला गया तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 की जगह 27 कर देते हैं इसका। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। आपके लिए ये क्वेश्चन दाब ज्ञात कीजिए। K2SO4 अभी बताया था, K2SO4 कैसा है? प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य है तो इसका 100% आयनन होगा। 100% आयनन होगा तो इसके लिए अल्फा का मान क्या रहेगा? 1। अल्फा इजिकल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो पहले हमको इसके लिए आई का मान, क्योंकि जो आपका पाई बराबर आई गुणा CST फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। आई तो क्या है? 1/2 गुणा, और CST आपको पता ही है, C मोलरता है, S आपका विलयन नियतांक है, T टेम्परेचर है केल्विन में। तो आप रखोगे इसकी वैल्यू। आई का मान निकालने के लिए आई बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। कितने आयनों में टूटेगा? K2SO4 का पता है, 2 K प्लस आयन हो रहे। K2SO4 अभी बताया था 2 K प्लस आयन, SO4 माइनस 2 आयन, यही है ना। तो m की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो आई का मान भी इसके लिए क्या आ जाएगा? 3। आई का मान 3 आ गया। पाई बराबर आई की वैल्यू 3 रखी। C मोलरता निकालनी है, 25 मिलीग्राम विलियन है। 25 मिलीग्राम को किस में बदलोगे? ग्राम में बदलोगे आप लोग। तो 25 गुणा 10 की घात माइनस 3 लीटर में दिया हुआ है ये तो नीचे आयतन। और इसका वो निकालोगे आप तो वो आ जाएगा 174। K2SO4 का अणुभार ज्ञात करोगे तो 39 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौक 64, 16 गुणा 4, तो टोटल कितना आ जाएगा? 174 आ जाएगा ये। तो 174 और 2 लीटर विलियन है। ठीक है, एस का मान आपको पता ही है 0.0821, और टेम्परेचर का मान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है 273 में। टी बराबर 273 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। ये कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। अब आप काट पीट सकते हो इनको और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी। यहां से इसको हटाओगे तो ये ऐसे देखो, 1 2 3 4, ये 10 की घात माइनस 7 हो जाएगा, ये 25 की 75 हो जाएगा, 75 गुणा 10 की घात माइनस 7, और ये 821 इंटू 300। 300 की 2 जीरो हटाओगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 3 कर दो इसको, और ये 174, 4 दूनी 8, इसको ऐसे ही रखना।
इसका भाग के देना, आपका आंसर आ जाएगा जो आना होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, और मैं पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, बुक के क्वेश्चन। कोई और प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलो बुक के क्वेश्चन देखते हैं भाई आपके। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घोलाए, विलयन की सांद्रता होगी। पहला क्वेश्चन है, देखते जाएं एक एक क्वेश्चन को। आज ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा आपका। पाँच सौ ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। पहला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक का, बुक के क्वेश्चन आपके हैं। क्वेश्चन 1, तो सांद्रता ज्ञात करनी है इसकी। तो देखो विलायक WA कितना दिया है, 500 ग्राम, और WV विलय कितना दिया है, 4 ग्राम। दोनों की मात्रा ग्राम में दी हुई है। तो देखो इसकी सांद्रता आप मोलरता नहीं ज्ञात कर सकते, नॉर्मलता भी ज्ञात नहीं कर सकते आप इसकी, ठीक है ना। तो क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, मोललता ज्ञात कर सकते हैं। मोललता निकालनी पड़ेगी इसकी। WB 4 ग्राम है इंटू 1000। NaOH का अणुभार, WB क्या है, NaOH का अणुभार 40 होता है, आपको पता है, इंटू 500 ग्राम जल। तो मोललता इसकी क्या आएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, 4/20, 0.2 मोल प्रति केजी, या इसको अपन 0.2 मोलल, ये आ जाएगा इसका आंसर। मोललता 0.2 मोलल, स्मॉल है, मोलरता नहीं दी है, मोललता। पहला क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखो धनात्मक विचलन के लिए मैंने बताया थे आपको कि जो आपके कार्बनिक यौगिक एथेनॉल, मेथेनॉल, ईथर, इन सबको हम किसमें वो कर देते हैं, कन्वर्ट, इन सबको जल के साथ मिलाते हैं तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और जो अकार्बनिक अम्ल है जैसे HCl, HNO3 को जल के साथ मिलाएंगे तो वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। एक ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए। तो देखो पहला ऑप्शन है जल प्लस HCl, दूसरा वो है पॉजिटिव विचलन, पॉजिटिव विचलन, तो इसमें ऑप्शन है H2O प्लस HCl, तो ये तो नेगेटिव करता है। बी ऑप्शन है H2O प्लस HNO3, ये भी नेगेटिव करेगा, नेगेटिव विचलन, ऋणात्मक विचलन। सी है आपका एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये कर जाएगा, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये एसीटोन है और ये CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, तो ये करेगा धनात्मक विचलन। तो ये सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। डी बेंजीन प्लस मेथनॉल है, वो आपका नेगेटिव विचलन प्रदर्शित करेगा। इसके बाद शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता। तीसरा क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। भाई मोलरता ज्ञात करनी है, शुद्ध जल एकदम। अब उसमें आपको पता है शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात, मैंने आपको 11वीं क्लास में भी बताया था कि इसको MTR कर लेना। शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होती है। कितनी होती है, 55.5।
वो होती कैसे? भाई ग्राम में मात्रा 1 ग्राम, या 1 लीटर में 1000 ग्राम जल है, 18 इसका वो है, और 1 लीटर 18 के इसमें भाग दोगे तो आपके कितना आ जाएगा? 18 पंजे 90, फिर 18 पंजे 90, फिर पॉइंट लगा के 18 पंजे 55.5 मोल। ये डायरेक्ट याद रखना आपको, शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होती है। कैसे होती है? 1 लीटर जल लोगे, 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? 1000 ग्राम। तो ग्राम में मात्रा कितनी हो गई? 1000, और ये क्या है? 18 इसका अणुभार है, और आयतन कितना दिया है? 1 लीटर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। 55.5 हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 0.1 मोलरता वाले विलयनों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 विलयन दिए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन है, पहला विलयन है यूरिया, ठीक है ना, सॉरी पहला विलयन है NaCl, सेकंड है यूरिया, थर्ड है MgCl2, और फोर्थ है आपका AlCl3। ये 4 विलयन है, चारों विलयनों की मोलरता समान है 0.1 मोलर। देखो सांद्रता चारों की समान है 0.1 मोलर। अब किस चीज पे निर्भर करेगा? आपको पता है क्वथनांक ये पूछ रहा है इसका, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या बताया था? आई गुणा केबी इंटू मोलरता। यही फॉर्मूला अपन ने बनाया था, ठीक है भाई। ये तो स्थिर है, आई के ऊपर निर्भर करेगा, जिसके लिए आई का मान ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। भाई क्वथनांक में विचलन ज्यादा है तो क्वथनांक उतना ही बढ़ जाएगा। अब NaCl के लिए आई का मान कितना होगा? तो देखो NaCl प्रबल विद्युत अपघट्य है, 2 आयनों में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है तो इसके लिए आई का मान 2। यूरिया के लिए आई क्या रहेगा? तो देखो यहां पर यूरिया है जो विद्युत अनपघट्य पदार्थ है। कैसा है? विद्युत अनपघट्य, कार्बनिक यौगिक है, आयनों में नहीं टूटता, तो इसके लिए आई का मान 1 ही रहेगा। MgCl2 के लिए आई का मान कितना हो जाएगा? तो Mg और 2Cl माइनस, तो 1 प्लस 2 3, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। AlCl3 के लिए आई का मान क्या हो जाएगा? Al प्लस 3 आयन और 3Cl माइनस आयन, तो 1 प्लस 3 4। तो आई का मान सबसे ज्यादा किसके लिए? AlCl3 के लिए। तो क्वथनांक सबसे ज्यादा तो AlCl3 का होगा, और कम किसके लिए? यूरिया के लिए। तो क्वथनांक सबसे कम किसका रहेगा? यूरिया का। तो इसका जो क्रम आएगा ना वो ऐसे आएगा, देखो यूरिया सेकंड नंबर पर है, सेकंड वाले का सबसे कम, फिर फर्स्ट का उससे ज्यादा, फिर थर्ड का उससे ज्यादा, और फिर फोर्थ का सबसे ज्यादा। ये आपका क्रम आ गया। किससे निर्धारित करा है अपन ने? वांट हाफ गुणांक से, क्योंकि आयनों में टूट जाते हैं तो इनकी सामान्य के अपेक्षा अधिक हो जाती है प्रवृत्ति। इसके बाद अपन देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, आदर्श विलयन के लिए आदर्श विलयन के गुण। ये देख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान से देख लेना आप। आदर्श विलयन के गुण मैंने आपको बताए थे। अगला जो क्वेश्चन है, आदर्श विलयन के क्या क्या गुण हैं? एक तो P बराबर में Pa प्लस Pb, पहला गुण तो ये बताया था। डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0, ये गुण बताए थे।
तो ये सारे किसके गुण हैं? आदर्श विलयन के। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। एंथैल्पी शून्य होती है विलयन बनने पर। एंथैल्पी में जो परिवर्तन है, सॉरी, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य है, आयतन परिवर्तन भी क्या है? शून्य है। देखते हैं सिंपल सा थ्योरेटिकल वेज। फिर ताप बढ़ाने पर किसी ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब सदैव बढ़ता है, घटता है? ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर आंशिक निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे ज्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो वेपर प्रेशर है, जिसको अपन पी से रिप्रेजेंट किया था, वो भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, शर्करा का 5% विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। शर्करा के 5% विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। भाई वही फॉर्मूला लग जाएगा। शर्करा विद्युत आलोक घट्य तो पाई बराबर CST, या इसके लिए आई का मान क्या होता है? 1 ही होता है। आई का मान क्या होता है? 1। सी सांद्रता, तो सांद्रता उसने देखो आपको क्या दिया? 5%। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 7वां क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चनों में, ऑब्जेक्टिव टाइप में। 5% का मतलब क्या है? 5 ग्राम शर्करा 100 ml जल में। बताया था ना परासरण दाब के क्वेश्चन में प्रतिशत को W/V माना जाता है, ठीक है ना, उससे निकला है। तो 5 ग्राम विलय का हो गया, ऊपर 1000 मोलर ज्ञात करनी है। शर्करा C12H22O11, ये फॉर्मूला लग जाएगा शर्करा का। ग्लूकोज होता तो C6H12O6 होता। 12 × 12 22 × 1 प्लस 16 × 11 कितना हो जाएगा? 12 12 144, ये 22, 16 दही का 160, 170, 176, कितना हो गया? 6 2 8 4 12 का 2 8 2 10 50 14 1 और 1 2 342, नीचे आ जाएगा 342। 100 ml जल है, एस का मान 0.0821 है। टेम्परेचर उसने आपको नहीं दिया तो आप अपने उससे 298 केल्विन मान सकते हो। कितना मान सकते हो? 298 केल्विन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298, ये कट जाएंगे। बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन आपको करनी है खुद को, ज्यादा है नहीं इसमें। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अभी प्रॉब्लम ज्यादा है और कैलकुलेशन भी मैं करने वाले लग गया तो आपका क्लास बड़ी हो जाएगी। ताप बढ़ाने पर हाइड्रोजन गैस की जल में विलेयता बढ़ेगी। देखो वैसे तो गैसों की विलेयता, याद रखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां। वैसे तो जो गैसों की विलेयता है, गैसों की जल में विलेयता, गैसों की जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। ताप बढ़ाने पर क्या होगी? घटेगी। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम का जल में घुलना है जो, वो ऊष्माशोषी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? ऊष्माशोषी। इस कारण से ताप बढ़ाने पर उनकी जो विलेयता है वो बढ़ेगी। तो हाइड्रोजन की विलेयता, हाइड्रोजन व हीलियम की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। ठीक है ना, ये अपवाद है, अपवाद याद रखना, मैंने लिखा दिया आपको थोड़ी में। इसके बाद है 10% जलीय H2SO4 की मोललता की गणना कीजिए, वेट बाय वेट। ऐसा क्वेश्चन भी करवा चुका मैं। पहला क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप खत्म हो गए। 10% वेट बाय वेट H2SO4 की मोललता निकाल सकते हो भाई। 10 ग्राम H2SO4 किसमें है? 100 ग्राम विलियन में।
या 90 ग्राम जल में। इसका अर्थ क्या है, WB तो क्या हो गया 10 ग्राम H2SO4 तो, और WA क्या हो गया 90 ग्राम। जानते हो ना द्रव्यमान प्रतिशतता, दोनों का दे रखा है, मोललता निकाल दो। H2SO4 10 × 1000 अपॉन 98 98 होता है इसका, और ये 90 आ जाएगी। एक जीरो से तो ये एक जीरो यहाँ कट गई। अब आप भाग दे लीजिए भैया, 1000 में 7 88 882 का भाग दे लीजिए, एक बार जाएगा, फिर कितना बच जाएंगे 118 मतलब 1180, तो फिर आपका चला जाएगा 8 तो 16 हो जाएगा, तो 1.1 के लगभग आएगी ये मोलल। ठीक है भाई, 1.13 मोलल। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन है मोलरता किसे कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी, क्योंकि आयतन बढ़ जाता है। मोलरता याद है ना, WB × 1000 अपॉन MB अपॉन V ml में, ठीक है ना। ये है विलय के ग्राम में मात्रा इंटू 1000, विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। ठीक है, इसके बाद है विलयन में किसी पदार्थ के मोल अंश क्या होते हैं। तो किसी मिश्रण में किसी अवयव के मोल अंश उस अवयव के मोल और कुल मोलों की संख्या का अनुपात होते हैं। फॉर्मूला बनाया था Na बराबर XA बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। उसके बाद है अगला, गर्मियों में कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है। सर्दियों में एथिलीन ग्लाइकोल जल में क्यों मिलाया जाता है रेडिएटर में, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने से हिमांक कम हो जाता है। पानी वैसे जमता है, पानी है जो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, लेकिन एथिलीन ग्लाइकोल मिला दोगे तो ये इससे भी कम ताप पर जमेगा एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने पर, ठीक है ना। तो ये मिला दिया जाएगा तो टेम्परेचर कम होगा। मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, खाली पानी मिलाते तो पानी तो जम जाता है रेडिएटर में, लेकिन ये एथिलीन ग्लाइकोल पानी का हिमांक कम कर देता है, इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पानी जम नहीं पाता। तो ये क्या करता है, एक तरह से कूलेंट का शीतलक कारक को कम कर देता है, हिमांक को कम कर देता है ये, इसलिए इसका उपयोग सर्दियों में किया जाता है, गर्मियों में नहीं करते। प्रतिलोम परासरण बताया था, जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से अधिक कर दिया जाता है तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन की दिशा या परासरण की दिशा विपरीत हो जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण का उपयोग किसमें किया जाता है, समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने में किया जाता है, लवणीय जल से शुद्ध जल प्राप्त करने में किया जाता है। फिर इसके बाद विलयता पर ताप के प्रभाव बता ही चुका, सामान्य अणुभार और ये बताइएगा। एक क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक AB है जिसका सैद्धांतिक और प्रेक्षित अणुभार दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न का दूसरा है भाई, इसको देखना। लघुत्तरात्मक प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक AB का मॉलिक्यूलर वेट थोरटिकल, ये तो दिया है इन्होंने, थोरटिकल कितना दिया है 58.2, सैद्धांतिक अणुभार तो 58.2, वह मॉलिक्यूलर वेट प्रेक्षित ऑब्जर्व
ये इन्होंने दिया है 30 है। तो हमको इसके लिए आई और अल्फा का मान ज्ञात करना है। आई व अल्फा का मान ज्ञात करना है दोनों का। तो देखो आई का मैंने आपको जब वो पढ़ाया था अणु सॉरी 1/2 गुणांक और असामान्य गुणधर्म, विलयनों के लिए असामान्य गुणधर्म में बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल तो ऊपर होता है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व नीचे आता है। सैद्धांतिक अनुभार अपॉन प्रेक्षित अनुभार। सैद्धांतिक अनुभार कितना दिया है इसने 58.2 और प्रेक्षित दिया है 30, तो ये 8.94 के लगभग आ जाएगा। आई का मान अपन जानते हैं आयनिक यौगिक के, तो आई बराबर 1 प्लस अल्फा n-1 मैंने आपको बता चुका हूं। मैं अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो I-1 अपॉन n-1, ये फॉर्मूला लग जाएगा I-1 अपॉन n-1। अब I का मान तो आप ज्ञात कर चुके हो 1.94 -1 और n का मान A भी है आयनिक यौगिक का, पूरा पूरा टूटेगा A प्लस और B माइनस में, तो n का मान क्या आएगा 2, तो यहां 2 - 1 कर दूंगा, ये क्या आ जाएगा 0.94। अल्फा का मान 0.94 प्रतिशत में बदलूंगा तो 94%, ये आ जाएगा। ठीक है ना, 94% हो गया। इसके बाद है विसरण परासरण में अंतर। तो विसरण परासरण में अंतर आपको तभी मैंने विसरण और परासरण पढ़ाया था, उसमें बता दिया था विसरण में विलय और विलायक दोनों के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। परासरण में ओनली विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाते हैं। विसरण में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये इनके क्या है अंतर है। इसके बाद देखिए आप एक क्वेश्चन दिया है प्रोटीन के 0.212 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब इतना इतना पाया गया है, तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी वही अच्छा है, चौथा क्वेश्चन है ये, इसको कर लेते हैं। ज्यादा फिर न्यूमेरिकल है नहीं इसमें, 2-3 न्यूमेरिकल और बचे हैं, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थ्योरीज में आ चुके हैं। प्रोटीन का क्वेश्चन है ये 4। देखो विलयन का आयतन दिया हुआ है इन्होंने 0.2 लीटर, 0.2 लीटर, और क्या दिया है आपको विलय की मात्रा दे दी 1.26 ग्राम, WB 1.26 ग्राम, और क्या दिया है 300 केल्विन पर ताप दे दिया 300 केल्विन। प्रोटीन वैसा है विद्युत अनभिघट्य पदार्थ, टूटेगा नहीं, तो आई के मान की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। और इसका परासरण दाब दिया है पाई 2.57 इंटू 10⁻³ बार। और ये आपसे क्या पूछ रहा है अणु संख्या गुणधर्म पूछ रहा है, सॉरी मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब MB का मान पूछ रहा है। लगा दो पाई बराबर CST, C का मान निकालने के लिए WB लीटर में दिया अपॉन MB इंटू V आयतन S और ये T। अब देखिए MB को तो इधर ले जाओ और पाई को इधर ले आओ, यही ज्ञात करना है अपन को, MB ज्ञात करना है मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना है MB। WB का मान कितना दिया है उसने आपको 1.26 ग्राम, S का मान 0.0821 है ही, टेम्परेचर 300 केल्विन बता ही दिया, और आपके पाई का मान ये इसने दे दिया 2.57 इंटू 10⁻³ और
आयतन आपका 0.2 लीटर, ये आ गई। इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिए तो आपका आंसर लगभग 58,832 या 58,833 आ जाएगा। 58,832.7 ग्राम प्रति मोल, ये इसका अनुभार आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद देखिए बाकी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इनमें। अभी दाब का प्रभाव हो गया। उस ताप की गणना करो जिस पर 200 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपनी बुक का, 8वां क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लेना है तो। आठवां क्वेश्चन है, उस ताप की गणना करनी है जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन। ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया है, 54 ग्राम, और जल का द्रव्यमान दिया है 250 ग्राम। 250 ग्राम, तो देखो ये तो WB हो गया, ये WA हो गया, और हिमांक पूछ रहा है वो इस विलयन का। तो आपको पता है डेल्टा TF बराबर में होता है KF इंटू M। KF का मान आपको दिया हुआ है इसमें, जल के लिए कितना है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। KF दे दिया, मोलालता इससे निकाल लोगे आप यहां से, और डेल्टा TF निकल जाएगा तो अपन आगे विलयन का भी निकाल सकते हैं। पहले तो हिमांक में अवनमन, डेल्टा TF का मान निकालना है तो 1.86, मोललता ज्ञात करनी है तो देखो 54 ग्राम विलय की मात्रा है इंटू 1000, और C6H12O6 इसका अनुभार, अनुभार कैसे निकालोगे C6H12O6 का, 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, 72 प्लस 12 और 16 80, कितना हो गया ये, 6 2 8 2 10 का 1 10 11 7 18 180, 180 इसका अनुभार आ गया, किसका, विलय का, C6H12O6 ग्लूकोज का अनुभार, और नीचे इसका द्रव्यमान 250 ग्राम, ग्राम में इसलिए पर हजार ज्ञात करो भाई। देखो ये 4 बार चला जाएगा, 4 बार ही चला जाएगा। अब देखो 54, यहां पर भी देखो 10 जाएगा ये, और ये 18 54, ये भी चला गया, 18 से कटेगा सीधे सीधे, और देख लो कुछ कट रहा है तो ये 2 और ये 5, ये हो गया 3 दूनी 6, 1.86 इंटू 6 अपॉन 5, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 2.23 आ जाएगा, 2.23 डिग्री या केल्विन। अब हमको पता है डेल्टा TF बराबर क्या होता है, शुद्ध जल का हिमांक TF नोड माइनस TF सॉल्यूशन, विलयन का हिमांक। हाँ भाई ये आपके पास है 2.23, जल का हिमांक कितना होता है 273 केल्विन, और ये माइनस में TF सॉल्यूशन, इसको तो इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, तो TFS बराबर क्या हो जाएगा 273 माइनस 2.23, तो ये आ जाएगा 270.7।
तो देखो, जैसे विलियन बनाया, विलियन का हिमांक घट गया 270.7, शुद्ध जल का कितना था 273 केल्विन। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। आज हमने विलियन जो चैप्टर है ये समाप्त कर लिया है। विलियन चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम अगला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। 5th चैप्टर आपके पास PDF फाइल आ गई होगी, सरफेस केमिस्ट्री, वो पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन 4 नंबर का चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ज्यादा हार्ड नहीं है, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हो, याद कर सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। फिर इस तरह से आई का मान ज्ञात किया जाता है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया बच्चों, और अब अपन जो देखेंगे वो इसकी प्रॉब्लम देखेंगे। चैप्टर की क्या देखेंगे अपन, प्रॉब्लम देखेंगे। ये चैप्टर खत्म हो चुका है।